हेलो एवरीवन। राजस्थान जेईएन की जूनियर इंजीनियर की क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। ये बेसिकली जो क्लासेस है वो आरएसएम एसएसबी का जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उसको डेडिकेट करके ड्रॉ की गई है क्लासेस। ये क्लासेस सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम जो बेसिकली करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करते हैं ना। यहाँ पे कोई थ्योरी वगैरह शेयर नहीं करते हैं, हम आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं और उनके सॉल्यूशन के समय जब हम उसको सॉल्यूशन बताते हैं तो उसके अंदर हम डिटेल में उसका सॉल्यूशन बनाते हैं सो दैट कि आप उससे रिलेटेड आसपास भी कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी आप तैयार कर सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन का एक डिटेल सॉल्यूशन है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा वो सारे नए क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस बार, और वो सारे क्वेश्चन की फाइल इस वीडियो के साथ अटैच रहेगी तो आपको डाउनलोड करके भी उसकी प्रैक्टिस करना आसान है इसके लिए। जो अभी एक चीज और बता देता हूँ जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए कि हम इसके अंदर स्ट्रक्चर के दोनों सब्जेक्ट अभी कवर कर चुके हैं, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सॉम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है। फिर उसके अलावा सर्वेइंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, देन उसके अलावा हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन भी कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी चल रहा है जो कि हमने क्लास 27 से स्टार्ट किया है। इसके अंदर हम जो टॉपिक अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। वो टॉपिक है स्टोन्स एंड रॉक क्लासिफिकेशन जो कि क्लास 27 में हम लोगों ने शेयर किया था। देन क्लास 28 के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो था ब्रिक एंड लाइम। और आज की जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 29 में, वो है सीमेंट एंड मोटार। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर एग्जाम के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बिफोर स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ एक बार इसका डिटेल सिलेबस शेयर कर देता हूँ सो दैट कि आप को जो पढ़ना है एग्जाम के हिसाब से वो इन टॉपिक से रिलेटेड चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सिलेबस में इसमें देखिए पहला टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट का कंपोजिशन। ठीक है। सीमेंट के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक। सेकंड टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अच्छा, सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपको वेटेज भी याद रखना है कि लाइम का कितना वेटेज होता है, सिलिका का कितना वेटेज होता है या एल्यूमिना का कितना वेटेज होता है। ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, आपको प्रोसेस याद नहीं रखना है लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के समय क्या टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम, ठीक है ना, ग्राइंडिंग वगैरह के समय क्या पोजीशंस होती है, वो जिप्सम कहाँ मिलाते हैं कहाँ नहीं मिलाते, इस तरह की चीजें इसमें ध्यान रखनी है। देन सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स है यानी लाइम है, सिलिका है, वो जो हम उसके अंदर कंपोजिशन के अंदर ले रहे हैं वो बेसिकली जो सीमेंट मार्केट में हम सेल कर रहे हैं या मार्केट में आ रही है सीमेंट, वो कंपोनेंट्स जो है या वो इंग्रेडिएंट है उस सीमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं जबकि हम उसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट के आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप है और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर अलग कैटेगरी के सीमेंट यूज होती है। तो जो सबसे कॉमन सीमेंट है वो पोर्टलैंड सीमेंट है। देन पीपीसी मतलब पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है। आरएससी का मतलब होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। ईआरएससी जो एक्स्ट्रा CaCl2 डाल देते हैं यानी एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है। देन क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट, इन सब की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और वो सिचुएशन जिन सिचुएशंस के अंदर हम सीमेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेड्स ऑफ सीमेंट एंड रिलेवेंट आईएस कोड्स। ठीक है ना। आईएस कोड से जो सीमेंट के स्पेसिफिकेशन मिले हैं वो आईएस कोड्स भी हमको पता होने चाहिए, उनके नंबर भी पता होना चाहिए। और सीमेंट के जो डिफरेंट ग्रेड्स है 33, 43, 53, उनका मीनिंग क्या है। ठीक है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट है। उसके बाद सीमेंट के ऊपर टेस्ट है। टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है ना, जो विकर्ट सेपरेटर से हम लोग कंडक्ट कराते हैं तो वो टेस्ट के स्पेसिफिकेशन आपको पता होने चाहिए, उसका रिजल्ट पता होने चाहिए। देन फाइनेस टेस्ट है, साउंडेस्ट टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो ऑटोक्लेव जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम कंडक्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट्स, ये सारी चीज हमको पता होनी चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद है स्टोरेज ऑफ सीमेंट। फिर हम मोटार के ऊपर आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार, सीमेंट मोटार, लाइम मोटार, सुर्खी मोटार, इन सबका अपना अपना बेसिकली इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनके कंपोजिशंस क्या क्या रहते हैं और ये किस तरह का इम्पैक्ट डालते हैं जब हम इस तरह के मोटार को स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ मोटार फॉर डिफरेंट वर्क्स, इट मीन्स ये कि जैसे प्लास्टरिंग के लिए हम अलग मोटार यूज करते हैं, पॉइंटिंग के लिए अलग मोटार यूज करते हैं, या स्ट्रक्चर में सुपर स्ट्रक्चर वर्क के लिए अलग करते हैं, फाउंडेशन डीपीसी के लिए अलग करते हैं। तो कहाँ कहाँ हम कौन सा मोटार यूज करते हैं, कई बार एग्जाम में ये रेशियोज पूछे गए हैं। ठीक है। देन मोटार की डिफरेंट ग्रेड होती है। ठीक है ना, H1, H2, M1, M2, M3 लाइक दिस। तो वो ग्रेड स्ट्रेंथ के साथ जो मोटार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, तो हमको ग्रेड के हिसाब से उसके स्ट्रेंथ को याद रखना है। देन यूज मोटार के कहाँ कहाँ होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एंड बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, बल्किंग ऑफ सैंड, सैंड में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है
किस परसेंटेज के ऊपर बल्किंग ऑन साइड हम मान लेते हैं, मैक्सिमम बल्किंग ऑन साइड कितना हो सकता है यानी ऑप्टिमम, ठीक है ना, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन 1 है सीमेंट रिकमेंडेड फॉर मैरीन वाटर कंस्ट्रक्शन, है ना। मैरीन वाटर कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सी सीमेंट रिकमेंड होती है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जो जिसको मैं बोल रहा हूँ आरएचसी, ठीक है, इसको आरएचसी बोलते हैं। पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोजुलान सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इसका देखिए करेक्ट आंसर है पोर्टलैंड पोजुलान सीमेंट। एक्चुअली जो पोजोलाना है वो ऐसा मटेरियल है जो कभी भी सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी के अंदर अपना कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन जब इसको हम सीमेंट के अंदर मिलाते हैं तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, ठीक है ना। वो स्टेबल जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी सीमेंटेशियस होती है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है पोजोलाना को मिलाने का, कि जो सीमेंट के अंदर लाइम होता है उस फ्री लाइम से रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ये केमिकल रेजिस्टेंट हो जाता है। जब मराइन वाटर, जो बेसिकली सी वाटर यू कैन से, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, इस तरह के वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो अगर हम पीपीसी यूज करते हैं तो केमिकल या एसिड रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मरीन वाटर के अंदर ये कंस्ट्रक्शन करना काफी यूजफुल रहता है, ठीक है ना, इस सीमेंट के साथ। तो देखिए यही लिखा है इसमें, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर एंड पोजोलाना। पोजोलाना क्या होता है? बर्न्ड क्ले और फ्लाई ऐश, ठीक है। देखिए पोजोलाना हैज नो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इटसेल्फ बट हैज टू प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग विद लाइम टू प्रोड्यूस ए स्टेबल कंपाउंड, ठीक है ना, विच हैज सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी। तो मतलब पोजोलाना की खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती सीमेंटेशियस, लेकिन वो जब लाइम के साथ रिएक्ट करता है, जो लाइम कहाँ होता है? सीमेंट के अंदर जो लाइम अवेलेबल है पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर, ठीक है, तो पोजोलाना जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो एक सीमेंटेशियस कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, और जितना भी फ्री लाइम है उस फ्री लाइम को वो सीमेंट के अंदर से रिमूव कर देता है, क्योंकि उसके साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है। पोजोलाना ने फ्री लाइम के साथ रिएक्ट कर लिया और एक स्टेबल कंपाउंड बना दिया। जो ये स्टेबल कंपाउंड है इसकी सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी है, और जितना भी फ्री लाइम था सीमेंट के अंदर वो पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है। किसने कर लिया? पोजोलाना ने, ठीक है। एब्जॉर्ब करने से क्या फायदा हुआ? एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो गया? इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया केमिकल अटैक के लिए, और इसीलिए इसको हम सी वाटर या मराइन वाटर के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मराइन वाटर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो किस तरह की सीमेंट यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर है पीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, फाइनल सेटिंग टाइम फॉर क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है। क्विक सेटिंग सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? जब ग्राइंडिंग करते हैं हम तो बेसिकली क्या करते हैं कि जिप्सम को हम ग्राइंडिंग के समय पे सीमेंट के अंदर मिलाते हैं, लेकिन अगर जिप्सम की क्वांटिटी एक्सेस में मिल जाती है तब इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो क्विक सेटिंग सीमेंट कैसे ऑब्टेन करते हैं? जिप्सम की क्वांटिटी को हम रिड्यूस करते हैं ग्राइंडिंग के समय जो मिला रहे, जैसे ही उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे तो सीमेंट जो प्रोड्यूस होगा वो क्विकली सेट हो जाएगा, राइट। बट क्विक सेटिंग सीमेंट का मतलब ये नहीं कि वो हार्ड भी क्विक हो जाए, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो बट नॉट हार्डन्स क्विकली, तो हार्ड तो स्लो होती है लेकिन सेट फटाफट हो जाती है, इसलिए इसका जो सेटिंग टाइम है कंपैरेटिवली ओपीसी के कंपैरिजन में काफी कम है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट है, जो कि ओपीसी के केस में कितना 600 मिनट होता है ना, 10 घंटे। तो इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना है? 30 मिनट। तो ये आपको याद रखना है, क्विक सेटिंग जो सीमेंट होती है उसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स। और दूसरी चीज याद रखनी है कि क्विक सेटिंग सीमेंट होती है वो जिप्सम की क्वांटिटी को रिड्यूस करने से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वो क्विकली सेट होती है, बट हार्ड जो होती है वो स्लोली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम प्रोपोर्शन इन कंपोजिशन ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट? सिलिका, कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिना, लाइम, किसका प्रोपोर्शन परसेंटेज वाइज सबसे कम होता है? देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट क्या है? सबसे ज्यादा लाइम होता है, उसके बाद सिलिका होता है, फिर एल्यूमिना, फिर आयरन ऑक्साइड, फिर मैग्नीशिया। तो इसमें करेक्ट आंसर एल्यूमिना है, 3 से 8% जो ऑप्शन दे रखे हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। कैल्शियम सल्फेट यूज ही नहीं होता क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम होता है, वो हम सीमेंट के कंपोजिशन में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिलिका, एल्यूमिना और लाइम तीनों में से सबसे जो मिनिमम यूज होता है और मिनिमम जिसका वेटेज होता है पोर्टलैंड सीमेंट में, वो कौन सा है? एल्यूमिना, 3 से 8%। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ कंपोनेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट? देखिए यहाँ पे दो चीजें है, इसमें डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। एक चीज होती है अर्ली स्ट्रेंथ, एक चीज होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब सीमेंट को जितनी स्ट्रेंथ लेनी थी वो स्ट्रेंथ, ठीक है ना, फाइनली। और अर्ली स्ट्रेंथ होती है कि आपको जितनी स्ट्रेंथ लेनी थी उसका मेजर पार्ट बहुत जल्दी आपको अचीव हो जाए। मान लो सीमेंट को जो अपनी स्ट्रेंथ लेनी थी 50 MPa की स्ट्रेंथ लेनी थी,
ठीक है, और उस सीमेंट का जो 50 MPa की स्ट्रेंथ लेने का टाइम मान लो 1 साल है, ठीक है, लेकिन उसका अगर 70% यानी 35 MPa अगर आपको 10 दिन के अंदर अचीव हो जाता है तो उस तरह के सीमेंट को हम अर्ली डेवलपमेंट सीमेंट बोलते हैं। अर्ली डेवलपमेंट सीमेंट का अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो रही है उसका मेजर पोर्शन यानी मेजर पार्ट जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए, इसको हम बोलते हैं अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जितनी होनी है वो होनी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये 4 जो बोक कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम C3S मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट और सॉरी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ये टेट्रा एल्यूमिनोफरेट, ठीक है ना, इन चारों कंपोनेंट के अंदर से कौन सा कंपोनेंट है जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिमेंबर दिस थिंग कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कंपोनेंट वो है C2S, लेकिन अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ के लिए कौन सा है C3S, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ट्राई कैल्शियम जो सिलिकेट है यानी C3S रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, यानी जल्दी अचीव हो जाएगी स्ट्रेंथ। जो जल्दी अचीव होगी वो कंप्लीट स्ट्रेंथ नहीं होगी, कंप्लीट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ का एक पार्ट होगी, राइट। डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी C2S है वो रिस्पॉन्सिबल है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, राइट। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। फिर C3A पे आते हैं। C3A जो है वो इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर अर्ली इनिशियल सेटिंग करनी है तो C3A की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। और ये अगर C3A की बट साइमल्टेनियसली क्या होता है कि C3A की क्वांटिटी को हम एक्सेस कर देंगे तो जो स्ट्रेंथ होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसको लो कर देगी, वो लोअर्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। सिमिलर वे में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफरेट है, ठीक है, C4AF। C4AF क्या होता है, फ्लैश शीट जो बेसिकली फ्लैश सेटिंग होती है सीमेंट की, है ना, फ्लैश सेटिंग सडन सेटिंग बोलते हैं हम उसको, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो स्ट्रेंथ है उसमें नेगेटिव सेंस के अंदर वो इंपार्ट करते हैं। नेगेटिव सेंस का मतलब अगर C4AF की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, किसी कारण से ज्यादा हो जाती है क्वांटिटी, तो जो स्ट्रेंथ है अल्टीमेट स्ट्रेंथ है सीमेंट की उसको रिड्यूस करती है। तो C3A और C4AF दोनों ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं, बट अगर एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा है तब, राइट। उसके बाद जो C3S है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, और C2S किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। OPC ऑफ 43 ग्रेड हैज स्पेसिफाइड। OPC का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और 43 ग्रेड किसी भी सीमेंट का मतलब क्या होता है, 40 उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 43 न्यूटन पर mm² है। अगर 33 ग्रेड है तो उसकी 33 न्यूटन पर mm² है। तो 43 ग्रेड के लिए कौन सा कोड रिलेवेंट है ये पूछा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 8112, ठीक है। देखिए OPC 33 के लिए 269 कोड है, OPC 43 के लिए 8112 है, और OPC 53 के लिए 1669। तो ये आपको याद रखना है। अभी आपसे 43 पूछा गया, हो सकता है 33 एग्जाम में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 6। Which of the following given order is correct in respect of rate of heat evolution of the principal compounds of cement? जो बोक कंपाउंड ऑफ सीमेंट है उसको हम प्रिंसिपल कंपाउंड ऑफ सीमेंट भी बोलते हैं, यानी C3A, C3S, C2S एंड C4AF। रेट ऑफ जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है यानी हीट एवोल्यूशन है उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी किसमें सबसे ज्यादा होगी किसमें सबसे कम होगी, ठीक है। जब भी सीमेंट और वाटर की रिएक्शन होती है तो बेसिकली क्या होता है, उनकी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते हैं। उसकी वजह से जो हीट लिबरेट होती है, ठीक है ना, उसकी वजह से हीट जो लिबरेट होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो गया, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है सीमेंट और वाटर के बीच में उसकी वजह से जो हीट लिबरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। जितनी भी हीट लिबरेट हो रही है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हीट लिबरेट करने में C3A का होता है, 865 जूल पर ग्राम, ठीक है ना। इतनी हीट लिबरेट हो रही है, यानी 1 ग्राम ऑफ सीमेंट में 865 जूल। C3S का जो पार्ट है वो इससे कम है, यानी 500 जूल पर ग्राम। C4AF जो हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट करता है, ठीक है ना, एवोल्यूट करता है, वो कितने 420 जूल पर ग्राम। और C2S जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 260 जूल पर ग्राम, यानी सबसे कम है। तो अगर ऑप्शन देखें तो C3A सबसे ज्यादा, फिर C3S, फिर C4AF, देन C2S, यानी C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब इसमें मैंने तो आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया कि एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है कि C3A की कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, C3A और C4AF को कंपेयर करा सकता है, ठीक है, अलग अलग चीज आ सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर मैं ट्राई करता हूं कि आपको जो क्वेश्चन है उसके आगे पीछे की सारी चीज उसमें प्रोवाइड करा दूं, सो दैट कि आप उसी क्वेश्चन के साथ 5-6 क्वेश्चन में आपके तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको सॉल्यूशन अच्छे से ध्यान रखना है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यानी क्या हो गया ERHC is conveniently useful in cold weather condition due to its quick setting and hardening properties, but in adverse side it may cause also shrinkage, right? इसका करेक्ट आंसर तो डी है। देखिए, extra rapid hardening cement is manufactured by mixing of about 2% CaCl2 in rapid hardening Portland cement। जो आपकी RSC होती है यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, उसमें CaCl2 हम मिला देते हैं 2% के आसपास, तो हमारे पास ERHC बन जाती है जो कि बहुत जल्दी सेट हो जाती है। जो एडिशनल CaCl2 हम मिला रहे हैं उसकी सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कोल्ड वेदर कंडीशन में इस तरह के सीमेंट को हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं क्योंकि वो जल्दी सेट हो जाएगी। कोल्ड वेदर में हमको ऐसी सीमेंट चाहिए जो जल्दी सेट हो जाए, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड ए हायर परसेंटेज ऑफ CaCl2 में कॉज एक्सेसिव श्रिंकेज ऑल्सो। तो अगर हम CaCl2 का जो 2% मिला रहे हैं उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं रखते और वो सडनली हायर साइड में चला जाता है ना, लेट्स से कि वो हायर साइड में चला गया, तो सीमेंट, ऐसी सीमेंट को जब हम यहाँ यूज करेंगे जिस कंस्ट्रक्शन के लिए, वहां पे एक्सेसिव श्रिंकेज हो सकते हैं, ठीक है ना, अकर कर सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि उसमें हमने क्या मिला दिया, कैल्शियम क्लोराइड, और क्लोराइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोरोसिव नेचर का क्लोराइड होता है, ठीक है ना, और वो श्रिंकेज को भी लीड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन 8, वाटर प्रूफ सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, हम बहुत बोलते हैं वाटर प्रूफ सीमेंट, है ना, तो वाटर प्रूफ सीमेंट कहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, कहाँ नेसेसरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वाटर प्रूफ सीमेंट को जरूरत कहाँ है वाटर प्रूफ सीमेंट की। जितने भी रिटेनिंग वॉल बनती है, रिजर्वायर की रिटेनिंग वॉल बनती है, उन सब में वाटर प्रूफ सीमेंट लगती है क्योंकि वाटर के सीपेज को रोक देती है, ठीक है ना। तो जब उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको किसको यूज करके हम मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कौन सा कंपोजिशन होता है उसके अंदर, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेटेलिक स्टेरेट्स, ठीक है। देखिए, वाटर प्रूफ सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग वाटर प्रूफिंग एजेंट। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है यानी OPC होती है, उसके अंदर हम वाटर प्रूफिंग एजेंट जो होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो वाटर प्रूफिंग एजेंट कौन से होते हैं, मेटेलिक स्टेरेट्स, जैसे कैल्शियम और एल्यूमिनियम। मेटेलिक कौन से, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के स्टेरेट्स जो होते हैं वो वाटर प्रूफिंग एजेंट होते हैं। इसके अलावा कौन से होते हैं, नॉन सैपोनिफिएबल। नॉन सैपोनिफिएबल ऑयल का मतलब होता है कि जिसके अंदर से झाग नहीं बनते, ठीक है ना। इस तरह के ऑयल को अगर हम यूज करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी OPC के साथ ग्राइंडिंग के समय में, तो जो सीमेंट प्रोड्यूस होता है दैट सीमेंट इज कॉल्ड वाटर प्रूफ सीमेंट, ठीक है ना। जब इस सीमेंट को हम कंक्रीट में यूज करते हैं तो वो सरफेस को इम्परमिएबल कर देता है, मोर इम्परमिएबल, ठीक है ना। और जब इम्परमिएबल कर देगा तो बेसिकली क्या है कि वाटर का सीपेज नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए इसको हम वाटर प्रूफ सीमेंट कहते हैं। और कहाँ यूजफुल है ये, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड रिजर्वायर के अंदर, जहां पे अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स बन रही है वहां पे इंपॉर्टेंट होगा ये, ओके। देन क्वेश्चन 9, अकॉर्डिंग टू IS 10260, ये बेसिकली क्या है, जो कोड है ये टेस्टिंग कोड है, ठीक है, कंक्रीट के लिए। द 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर F ग्रेड OPC इज। देखिए, अभी तक आपने 33, 43, 53 ग्रेड OPC सुना है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं F ग्रेड। जो IS कोड है 10262 वो सीमेंट को ABCDEF 6 कैटेगरी में डिवाइड करता है उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए, IS 10262 हैव क्लासिफाइड द OPC ग्रेड वाइज फ्रॉम A to F बेस्ड ऑन 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या है, 32.5 से स्टार्ट होती है A वाली ग्रेड की, और F ग्रेड की जो स्ट्रेंथ है मैक्सिमम 57.5 से 62.5। तो करेक्ट आंसर हो गया F ग्रेड सीमेंट के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है यानी C ऑप्शन 57.5 से 62.5 आपकी MPa के अंदर स्ट्रेंथ रहती है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है वो निकल के कि हमको जो OPC है यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसका ये वाला क्लासिफिकेशन भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है आपको। नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद इंक्रीज इन फाइनेंस ऑफ सीमेंट सेटिंग टाइम इंक्रीज होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डज नॉट अफेक्ट, सेटिंग टाइम डज नॉट अफेक्ट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज है। देखिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की वो अफेक्ट नहीं होती है फाइनेंस को इंक्रीज करने से। क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। विद इंक्रीज इन फाइनेंस ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट है वो अर्ली डेवलपमेंट सीमेंट स्ट्रेंथ एनहेंसेज, ठीक है ना। जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ वो और भी कम टाइम के अंदर आपको अचीव हो जाएगी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डज नॉट अफेक्ट, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग टाइम डिक्रीज होता है तो इंक्रीज नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेटिंग टाइम डज नॉट अफेक्ट, ये वाला भी गलत हो गया। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट ये भी गलत है,
ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्या होता है फाइनेंस को इंक्रीज करने से, रिड्यूसेस ब्लीडिंग इन कंक्रीट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कोहेसिवनेस ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की कोहेसिवनेस इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से ब्लीडिंग नहीं होगी कंक्रीट के अंदर, जो उसके सरफेस के ऊपर जो वाटर आ जाता है कंक्रीट की वो नहीं आएगा। ठीक है, तो फाइनेंस ऑफ सीमेंट ये इंपॉर्टेंट, सीमेंट की जितनी फाइन होगी उसके इतने पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, लेंथ ऑफ विकट्स प्लंजर यूज्ड टू फाइंड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज। देखिए ये मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिकली बता देता हूं। विकट एपरेटस जो है उसका जो प्लंजर है, ठीक है ना, प्लंजर मतलब बेसिकली एक रॉड समझ लीजिए जो नॉर्मली स्क्वायर शेप की होती है, उसका वेट 300 ग्राम होता है, उसकी जो डायमीटर है वो 10 mm का होता है अगर वो सर्कुलर है तो, और 50 mm की लेंथ होती है। तो करेक्ट आंसर जो लेंथ पूछा है वो तो 50 mm हो गया, ठीक है ना। अब विकट एपरेटस जो है वो दो काम में आता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालने के लिए और दूसरा इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए। जो विकट एपरेटस होता है उसका जो प्लंजर होता है, उस प्लंजर के साथ स्क्वायर निडल 10 mm स्क्वायर की अगर अटैच है तो वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज आएगा, बेसिकली नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालने के लिए। अगर उसके साथ जो निडल है, प्लंजर के साथ जो निडल अटैच है वो 1 mm स्क्वायर की है, तो उसके यानी 1 mm इंटू 1 mm क्रॉस सेक्शन की है, तो वो कहाँ पे काम आएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, विकट एपरेटस जो है वो इनिशियल सेटिंग टाइम एंड कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। विकट एपरेटस के में एक प्लंजर ऐड होता है जो कि या तो राउंड शेप का होता है या फिर स्क्वायर शेप का होता है। उसका जो वेट होता है प्लंजर का 300 ग्राम होता है, उसका डाया होता है अगर वो राउंड शेप का है तो 10 mm और लेंथ 50 mm, ये स्टैंडर्ड है प्लंजर का। अब जब हम इनिशियल सेटिंग टेस्ट करते हैं तो प्लंजर के साथ 1 mm स्क्वायर यानी 1 mm इंटू 1 mm की क्रॉस सेक्शन की निडल जोड़ते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर, राइट, स्क्वायर शेप की निडल। और अगर हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो स्क्वायर शेप की जो निडल होती है उसका एरिया कितना होता है क्रॉस सेक्शन, 10 mm स्क्वायर, राइट, रिमेंबर दिस थिंग, 1 mm स्क्वायर एंड 10 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। विकट जो प्लंजर है उसका लेंथ, उसका डाया, निडल के दोनों क्रॉस सेक्शन का मतलब कंसिस्टेंसी टेस्ट में और इनिशियल सेटिंग टेस्ट के अंदर वो आपको याद होना चाहिए। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 12, लेट अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड, सीमेंट प्लस सैंड, ठीक है ना, और 400 ग्राम मास इज यूज फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी इसका मास कितना होगा 400 ग्राम, ठीक है। इफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज 32%, यानी पी आपको दे दिया 32%, देन हाउ मच मास ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस टेस्ट विद द गिवन मास ऑफ सैंपल। ठीक, वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा वो हमसे पूछा है मास में। देखिए, टू कैरी आउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ये आईएस कोड प्रोवाइड कराता है हमको कि जो वाटर का परसेंटेज होता है अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं तो कितना होता है P/4 प्लस 3%। पी कितना है यहाँ पे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यानी 32%, तो हमने वैल्यू रख दी, तो वाटर यानी 11% ऑफ वाटर चाहिए। अब 400 ग्राम आपका टोटल मास है तो 11% ऑफ 400 ग्राम यानी 444 यानी 44 ग्राम आपको वाटर चाहिए होगा, यानी सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर इक्वल टू कितना हो गया 444 ग्राम, यानी 444 ग्राम, राइट। तो सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर है वो 400 ग्राम है, उसके लिए 11% वाटर की जरूरत है, यानी 44 ग्राम वाटर की जरूरत है। ओके, तो इस तरह का न्यूमेरिकल बनेगा, ये इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन 13 है, द रेशियो ऑफ मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 7 डेज, ठीक है ना, 7 डेज टू 3 डेज फॉर ओपीसी ऑफ 33 ग्रेड इज व्हाट। ठीक है, देखिए 33 ग्रेड के लिए जो 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है वो 16 MP है, 7 डे की स्ट्रेंथ 22 MP होती है और 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है 33 MP है। तो यहाँ पे 7 डेज टू 3 डेज का रेशियो पूछा, यानी 22/16 यानी 1.375, तो ए ऑप्शन आ गया। बट इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको ये तीनों वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा, तभी ये न्यूमेरिकल होगा। तो याद रखने की काफी चीजें है इसमें और तरीके से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सारी चीजें समझते हुए, ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस के साथ कि वो चीजें कहाँ यूज होती है। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 14, specific gravity of hydraulic cement is obtained by using Vickert's apparatus, Le Chatelier apparatus, slump apparatus, autoclave apparatus। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हाइड्रोलिक सीमेंट की होती है वो ली चैटेलियर apparatus से हम फाइंड आउट करते हैं। एज पर ली चैटेलियर प्रिंसिपल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय ली चैटेलियर फ्लास्क मेथड एंड द आईएस कोड फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट इज
कौन सा यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए? IS 2720 पार्ट 3। और कब पब्लिश हुआ था ये कोड? 1980 के अंदर। ओके, क्वेश्चन 15 फॉर कंप्लीट, देखिए क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ W/C। देखिए जो रिक्वायर्ड रेशियो होता है वो 0.38 होता है ऑप्टिमम रेशियो। तो जो नियरेस्ट आंसर है वो 0.4 है, तो करेक्ट आंसर बी हो गया। 0.38 वो W/C रेशियो जिसके अंदर सीमेंट का कंप्लीट हाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है ना, थियोरिटिकली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज द वाटर टू सीमेंट रेशियो, यानी W/C रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मिक्सिंग वाटर, ठीक है ना, जितना वाटर हम सीमेंट के अंदर मिला रहे हैं, ठीक है, यानी फ्री वाटर अवेलेबल फॉर द रिएक्शन विद द सीमेंट टू दैट ऑफ सीमेंट इन द मिक्सचर, यानी मिक्सचर के अंदर सीमेंट का जितना वेट है वो न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमरेटर वाले पोर्शन के अंदर क्या आएगा? जितना वाटर हम मिक्सिंग के लिए मिला रहे हैं। इसको बोलते हैं W/C रेशियो। सीमेंट नीड्स वाटर ऑफ अबाउट 38% बाई वेट फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 38%। ध्यान रखिएगा, राइट। तो उसके नियर बाई जो आंसर होगा वो हमारा फाइनल ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन 16 है, सुर्खी मोटार may not be used in brick masonry work, stone masonry work, foundation work, plastering work। डी ऑप्शन करेक्ट है। सुर्खी मोटार को हम, सिंस की लॉन्ग टाइम के साथ क्या होता है, सुर्खी मोटार का डिसइंटीग्रेट होने का चांसेस रहता है, इसलिए हम सुर्खी मोटार को हम पॉइंटिंग एंड प्लास्टरिंग वर्क में, जो कि डायरेक्टली एक्सपोज हो रही है हीट के सामने, या यू कैन से ओपन में एक्सपोज हो रही है, उन वर्क में काम नहीं लेते हैं। कहाँ काम में नहीं ले रहे? ना तो प्लास्टरिंग में काम में ले रहे हैं हम, और ना ही पॉइंटिंग में काम में ले रहे हैं। ओके, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सुर्खी इज ए पोजोलेनिक मटेरियल यूज्ड टू प्रिपेयर मोटार which may be used in ordinary work of all kinds in foundation and superstructure, ठीक है, except plastering and pointing work since surki is likely to disintegrate after some time, ठीक है। Next question, question 17, masonry mortar having 28 days compressive strength more than 10 Newton per mm square is classified as। देखिए ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब सिलेबस बता रहा था कि मोटार की ग्रेड्स हमको याद रखनी है, तो मैं आपको यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अगर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा है तो मोटार की ग्रेड H1 है। अगर 7.5 से 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो ग्रेड मोटार की H2 होती है। अगर 5 से 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो M1 ग्रेड, अगर 3 से 2 है तो M2, M3, यानी हाई, मीडियम, लो, इस तरह से 3 कैटेगरी है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया अगर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा है स्ट्रेंथ मोटार की, तो जो ग्रेड होगी वो कौन सी होगी? H1, राइट। तो आंसर हो गया हमारे पास सी ऑप्शन। ये टेबल जरूर ध्यान रखनी है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम का ट्रेंड बदलता जा रहा है, ठीक है ना, आज पहले क्या होता था, रिपीट होते थे क्वेश्चन, आपका गुप्ता एंड गुप्ता से उठा लिया क्वेश्चन, सीधे के सीधे ऐसे छाप दिया। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जो एग्जामिनर है वो भी अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, वो अच्छे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो डालेगा या खुद डेवलप करके डालेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए आप भी। हर एग्जाम में पैटर्न चेंज हो, कुछ एग्जाम में तो पैटर्न इतना टफ हो चुका है कि वो यूपीएससी से भी ज्यादा, जैसे अगर जीपीएससी में आप देखेंगे जीपीएससी का पैटर्न यूपीएससी से ज्यादा टफ है, ठीक है। तो आपको भी थोड़े क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे तो जो की स्किल है वो एनहेंस होगी, तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आप इजीली लगा ही लेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। Which one of the following statement is correct? The bulking of fine sand is more than that of coarse sand। यह 100% करेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है, बल्किंग क्या होता है कि सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज होना। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि उसमें मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं। अब फाइन सैंड में क्या होता है कि जो वॉइड्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, तो और वो जो वॉइड्स होते हैं, जो फाइन होते हैं, वो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो उनके अंदर जब एक बार पानी ट्रैप हो जाता है तो वो बाहर निकल नहीं पाता आसानी से। तो फाइन सैंड के अंदर जो बल्किंग है उसकी पॉसिबिलिटी या वो बल्किंग की जो हैपनिंग है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोर्स सैंड। फिर दूसरा ऑप्शन है एडिंग 5 to 6% ऑफ मॉइस्चर बाय वेट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड फ्रॉम 18 to 38%। ये भी करेक्ट है। करीब करीब 20 से 40% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है सैंड का, फाइन सैंड का, अगर उसके अंदर हम 5 से 6% में मॉइस्चर ऐड कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, राइट। देखिए, बल्किंग ऑफ सैंड इज द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन सैंड वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। फाइनर पार्टिकल साइज विल हैव मोर voids compared to coarser ones. They'll tend to absorb more water and hence exhibit more bulking, right? और वाटर को एब्जॉर्ब भी ज्यादा करते हैं और उसके अंदर रिटेन रहता है पानी,
ठीक है, क्योंकि इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स नहीं मिलते, यानी एक रास्ता नहीं मिलता पानी को बाहर निकलने के लिए। Therefore, bulking of fine sand is more than coarse sand, right? Further, adding 5 to 6% of moisture by weight increases the volume of dry sand from 18 to 38%. Practically, it is the maximum bulking which can be achieved. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार एग्जाम में ये भी होता है कि मैक्सिमम बल्किंग कितनी हो सकती है, तो आप मान के चलिए 40% से ज्यादा बल्किंग नहीं होगी, उसके बाद बल्किंग रिड्यूस होना शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो ज्यादा बल्किंग ऑफ सैंड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 5 से 6% एक मैक्सिमम लिमिट है वाटर की ऐड करने की, और इसमें जो मैक्सिमम बल्किंग आप अचीव कर सकते हैं वो मैक्सिमम 38 टू 40% है, राइट। इससे ज्यादा बल्किंग पॉसिबल नहीं है, बल्किंग या यू कैन से स्वेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सीमेंट टू सैंड रेशो इन सीमेंट मोर्टार यूज्ड इन डीपीसी वर्क नॉर्मली बी टेकन है। डीपीसी के अंदर जो सीमेंट और सैंड का रेशियो रहता है वो 1:2 के रेशियो में रहता है, ठीक है। देखिए सीमेंट टू सैंड रेशियो इन सीमेंट मोर्टार यूज इन डीपीसी में 1:2, प्लास्टर के अंदर हम 1:3 टू 1:4 करते हैं, नॉर्मली 1:4 यूज करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वाटर लॉक्ड एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सीमेंट सैंड का रेशियो क्या रहेगा मोर्टार में 1:3, और पॉइंटिंग वर्क के लिए काफी फाइन हमको चाहिए, यानी बहुत स्ट्रेंथ का हमको मोर्टार चाहिए, तो 1:1 टू 1:2 यूज करते हैं, राइट। तो पॉइंटिंग के लिए काफी अच्छा मोर्टार क्वालिटी का हम यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम वहां पे क्या कर रहे हैं, पैचेस को भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 20 पे ऊपर मूव करते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, एक न्यूमेरिकल है, देखिए बल्किंग के ऊपर। इफ बल्किंग ऑफ सैंड इज 20% एंड कॉन्क्रीट मिक्स रेशियो इज 1:4, 1:4 का मतलब क्या होता है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट 1:4, मतलब एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट है और सैंड का मतलब फाइन एग्रीगेट है, राइट। देन व्हाट वुड बी द ड्राई सैंड इन द मिक्स ऑफ कॉन्क्रीट इफ बल्किंग करेक्शन इज नॉट अप्लाइड, ठीक है। बल्किंग ऑफ सैंड की वजह से जो 20% की वजह से क्या हो जाएगा, जो कोई चीज अगर 1 थी तो कितनी हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी। अगर बल्किंग करेक्शन अप्लाई नहीं कर रहा, अभी सीमेंट सैंड की क्वांटिटी कितनी 2 है, 1:4 के अंदर 2 है, तो 2/1.2 इसकी क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। रिक्वायर्ड ड्राई सैंड इक्वल टू 1/1 प्लस 0.2 यानी 1.2 इंटू 2 यानी 1.67, जो 1.667 है वो ड्राई सैंड हो जाएगी। तो जो रेशियो है 1:2:4, इसकी जगह 1:1.667 रेशियो 4 आपका फाइनल रेशियो आ जाएगा, राइट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ओके, सो ये वाली क्लास, आज की क्लास ओवर हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये 3 क्लास ओवर हो चुकी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, जो चौथी क्लास है यानी क्लास 30 होगी, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगी, वो है कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर हम बेसिकली 2 क्लासेस में हम कंक्रीट को कवर करेंगे। एक तो क्लास होगी उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की होगी, कंक्रीट मिक्स की बात करेंगे, हम डिफेक्ट्स की बात करेंगे और एग्रीगेट की बात करेंगे। और जो दूसरी क्लास होगी वो होगी कंक्रीट की मेजर प्रॉपर्टीज की, जैसे वर्केबिलिटी हो गई, इसकी स्ट्रेंथ हो गई, ड्यूरेबिलिटी हो गया, W/C रेशियो की डिपेंडेंसीज हो गई, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो कंक्रीट जो पूरा है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसी सब्जेक्ट के अंदर। तो जो नेक्स्ट क्लास है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ, ठीक है। और वन मोर थिंग कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये पूरा वीडियो है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच है, तो आप एक बार समझ लीजिए इसको, वीडियो को देखने कर फिर बार बार वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। और जो PDF आपने डाउनलोड की है उस PDF से आप क्वेश्चंस को फिर जब रिपीट करेंगे सिलेबस को, तब उन क्वेश्चंस को दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए। बहुत पॉसिबल चांसेस है आपको इन वीडियोज में से आपके एक्चुअल एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस मिलने की या सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिलने की। और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वीडियोज में जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है और क्वालिटी वाइज अच्छे क्वेश्चन है, उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में काफी अच्छे, एक्चुअली होता है कई बार एग्जाम में ये होता है कि जो चीजें हम पढ़ के भी नहीं गए, अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है तो हम उन चीजों के भी सही रिप्लाई करके आ सकते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू।